ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आई हूं आपके लिए। पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ है और वो भी पाकिस्तान में सबको उड़ा देंगे, ये धमकी है बीएलए की। पाकिस्तान की सेना को आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला देश आज खुद ही आतंकवाद का शिकार हो रहा है। बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा पाकिस्तान सेना के जवान बीएलए के कब्जे में हैं और खबर यह भी है कि आईएसआई एजेंट और पाकिस्तानी सेना के बंधक बनाए जाने की वजह से पाकिस्तान ने इस वक्त चुप्पी इस पर साधी हुई है, जबकि कई घंटों से पाकिस्तान की जाफर ट्रेन बीएलए के कब्जे में ही है। ट्रेन के कुल 9 डिब्बों में 500 से ज्यादा यात्री हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी भी दी है और उन पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने के लिए भी कहा है। तो पाकिस्तान सेना को बीएलए ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर हवाई हमले जो किए जा रहे हैं पाक सेना की तरफ से वो नहीं रोके गए तो सभी बंधकों को वो मार देंगे। और ये बड़ी चुनौती इस वक्त पाकिस्तान के सामने हाईजैक हुई है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और उसी बीच रास्ते में टनल के पास इसे हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त का अपडेट यही है कि दोनों ही तरफ से ये जंग जारी है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं और किस तरीके से इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है पाकिस्तान में। ये किस तरीके से बड़ी घटना है कि ये देखिए, टनल 8 के पास इसे रोका गया है। ये इस वक्त हम आपको वो टनल दिखा रहे हैं और यहीं पर जो वो जाफर एक्सप्रेस जा रही थी, ये देखिए, ये वो टनल है और इसी के बीच में अटकी हुई है जाफर एक्सप्रेस, क्योंकि उसे बीएलए ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें 500 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं जो अभी भी उनके कब्जे में है, बंधक है। देखिए, टनल 8 के पास इसे रोका गया है। ये वो टनल है पूरी जहां पर ये पटरियां आपको साफ दिखाई दे रही होगी और इसी के बीच इस टनल से ही जब वो जाफर एक्सप्रेस गुजर रही थी उसी वक्त बीएलए ने वहीं पर रोककर इसे बंधक बना लिया। पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है और अभी इस वक्त बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने ये है, क्योंकि उसमें कई आर्मी ऑफिशियल्स भी बताए जा रहे हैं। उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि अभी यहां पर बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से हमले नहीं रोकेगा तो फिर सभी को मार दिया जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि ट्रेन में 500 से अधिक यात्री मौजूद हैं। ट्रेन में सेना के भी कई अधिकारी के मौजूद होने की खबर मिल रही है। कार्रवाई पर यात्रियों को मारने की धमकी बीएलए की तरफ से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। फायरिंग में जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर के भी जख्मी होने की खबर है। ट्रेन को पूरी तरीके से अगवा किया गया। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से जो पेशावर जा रही थी, बीएलए ने रास्ते में ही टनल के पास उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान में यात्रियों से भरी हुई ये ट्रेन जो इस वक्त बीएलए के कब्जे में है। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को हाईजैक किया है और यह बड़ी घटना, एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने इस वक्त है, क्योंकि आपको यह पूरा मामला भी बताते हैं कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। जाफर एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है। बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस ट्रेन को हाईजैक करने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त 500 यात्री बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है, क्योंकि हाईजैक पूरी ट्रेन को कर दिया गया। पाक में बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। बोलन वो इलाका बताया जा रहा है जहां पर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। जाफर एक्सप्रेस को इस ट्रेन में 500 यात्रियों के मौजूद होने का अनुमान लगाया जा रहा है कि 500 यात्री उस ट्रेन में मौजूद हैं इस वक्त जब वो ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। बीएलए ने हाईजैक किया है और 500 यात्री जो बीएलए के कब्जे में इस वक्त हैं। साफ बीएलए कह रहा है कि अगर पाक ने किसी भी तरीके का हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, सभी बंधकों को मार गिराया जाएगा। एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये सुरंग जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि कहां पर वो ट्रेन है। आसपास पूरी घाटी आपको दिखाई दे रही है और इसी जो ट्रेन जो है वो इसी सुरंग से बताया जा रहा है कि आगे थोड़ा ले जाया गया है, टनल नंबर 8 के पास। यहीं से थोड़ा सा आगे पटरियां आपको ट्रेन की दिखाई दे रही हैं, जहां पर जो बीएलए है उसने उस ट्रेन को रोका, हाईजैक पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। और ये देखिए, ये वो टनल, इसी टनल में ट्रेन को रोक कर रखा गया है। जो ये टनल इस वक्त आप देख रहे हैं, इस टनल में ही वो ट्रेन रोकी गई और उसी में 500 यात्रियों के होने का जो दावा है वो बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए आप, यहीं पर इस वक्त 500 जो यात्री हैं उसमें कुछ आर्मी ऑफिशियल्स भी बताए जा रहे हैं, आईएसआई के अधिकारी भी बताए जा रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। टनल 8 के पास, टनल 8, इस टनल से थोड़ा सा आगे टनल 8 के पास उस ट्रेन को रोका गया है। तस्वीरों में आप इस वक्त साफ देख सकते हैं जो ट्रेन जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से चली, पेशावर जाना था, लेकिन इसी टनल के आसपास उसको हाईजैक किया गया। और ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये ट्रेन रोकी गई है। बड़ी खबर इस वक्त यही है इससे जुड़ी हुई कि जंग जारी है, लेकिन अभी पाकिस्तानी सेना जो है उसे पीछे हटना पड़ा है,
क्योंकि लगातार बीएलए की तरफ से वहां पर हमले भी किए जा रहे हैं। अब आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में। देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी पर प्रतिबंध है कई जगहों पर पाकिस्तान में। 2006 से बीएलए पर प्रतिबंधित है ये संगठन। जुलाई 2006 ब्रिटेन ने बीएलए पर प्रतिबंध लगाया था, कई देशों में इसे बैन किया गया। 2 जुलाई 2019 जब यूएस विदेश विभाग ने बीएलए को सशस्त्र आतंकवादी समूह घोषित किया था, इसके बाद अमेरिका में बीएलए पर प्रतिबंध लगा। तो बलोच लिबरेशन आर्मी जिसने इस ट्रेन को हाईजैक किया है वो कई देशों में बैंड है, उस पर प्रतिबंध पहले ही लग चुका है। 2025 बीएलए का बड़ा हमला 21 फरवरी 2025 बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया था। हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई थी और 10 घायल भी हुए थे। कुछ बड़े हमले बीएलए के जो किए गए पाकिस्तान में, ये 2025 21 फरवरी की घटना थी जब ये हमला किया गया था। 20 फरवरी 2025 चीनी नागरिकों के काफिले पर हमला किया था बीएलए ने, इस संगठन ने। इसके बाद बम धमाके में 2 चीनी मजदूरों की मौत हो गई थी 20 फरवरी को जब यह हमला बीएलए की तरफ से किया गया था और बड़ा अटैक था ये। चीनी मजदूर 2 जिनकी मौत हो गई थी इस बम अटैक में। तो ये इसके बाद 6 जनवरी 2025 की तारीख पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए ने हमला किया था। इसकी जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली थी। बलोच लिबरेशन आर्मी कब कब अटैक किया गया, 47 सुरक्षा कर्मी उसमें मारे गए थे। बड़ा अटैक था जो 6 जनवरी को हुआ था बीएलए की तरफ से, 30 घायल भी हुए थे उसमें जब बीएलए ने यह बहुत बड़ा अटैक किया था। 47 सुरक्षा कर्मियों की जान उसमें चली गई थी और 30 के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। तो एक एक कर ये वो हमले जो बीएलए ने अंजाम दिए और आज ये बड़ा हमला एक तरीके से हुआ है पाकिस्तान पर, ये सीधी चोट है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, होली खेलने को लेकर यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि जिनको भी आपत्ति है वो तिरपाल का हिजाब पहन लें। मंत्री के इस बयान पर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। तिरपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं, ये उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जो हमारी गुस्ताखी करेगा हम उसको ऊपर पहुंचाने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का ये हिजाब वाला फॉर्मूला है। मंत्री जी ज्ञान दे रहे हैं कि अगर मुसलमानों को होली पर रंग से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहन कर दिखाएं। तिरपाल का हिजाब होगा तो उनकी टोपी गीली नहीं होगी और उन पर कलर भी नहीं पड़ेगा। जैसे मस्जिद को तिरपाल से ढकवाते हैं ये लोग। अरे भाई, दिवाली तो है मस्जिद में, कलर हो सकता है, लेकिन इनके दिल में जगह छोटी है, बहुत छोटे सोच के लोग हैं, इस कारण तिरपाल से मस्जिद को ढकवाते हैं। तो भैया तिरपाल का हिजाब और बनवा लें। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने के मामले में भी उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी होली खेलने को लेकर रुकावट पैदा करेगा वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जो भारत का कानून यहाँ पर लागू है हर यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी वही कानून लागू होगा और होली मनाई जाएगी। और होली में जो व्यवधान करेगा, होली में जो व्यवधान का जेल का रास्ता है, दूसरा रास्ता प्रदेश छोड़ दो, तीसरा रास्ता ऊपर का है, यमराज के यहाँ नाम लिख दिया जाता है। रघुराज सिंह के बयान को लेकर विपक्ष ने भी उन पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि अगर कोई मनचला होली के दिन महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जिस तरह से सी अनुज चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात बोली है कि रंग लगाओ नहीं तो घर में रहो, हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी बहू बेटियां उन पे भी आप जबरन रंग लगाओगे? क्या तिरपाल उनको भी पहनना पड़ेगा? क्योंकि जब होली आती है तो पूरे देश में इस बात की शिकायत आती है कि हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई होली के दिन पर। जाहिर है संभल की सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद अब यूपी में होली खेलने को लेकर सियासत गर्मा गई। नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन शांति बनी रहे इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो फिर से आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसमें 500 यात्री हैं जिन्हें हाईजैक किया गया है। बीएलए में ट्रेन को अगवा किया बीएलए ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर है ये आज की, क्योंकि बड़ा ट्रेन हाईजैक का ये मामला। बीएलए ने ट्रेन को अगवा किया, पूरी ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी, लेकिन टनल के पास
और बड़ा अपडेट यह कि 11 लोगों को मारने का दावा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, 11 पाक सैनिकों को मारने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है, क्योंकि उस ट्रेन में कई जो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो भी मौजूद थे। इस तरह का दावा किया गया बीएलए की तरफ से और अब 11 लोगों को मारने का दावा भी बीएलए की तरफ से किया जा रहा है, जिन लोगों को अगवा किया गया है। और इससे पहले ही चेतावनी बीएलए की तरफ से जारी भी की गई थी कि पाक आर्मी अगर हमला करती है, फायरिंग करती है, नहीं रुकती है, तो जो तमाम बंधक उन्होंने बनाए हैं, जो ट्रेन हाईजैक की, उन सभी को मार देंगे। और फिलहाल इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, 11 लोगों को मारने का दावा भी बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ट्रेन हाईजैक से जुड़ी हुई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक केतकी सिंह के विवादित बयान से बवाल हो गया है। देखिए, तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। ये है बलिया की बीजेपी विधायक केतकी सिंह। बलिया में मुसलमानों को इलाज कराने को लेकर जबरदस्त ज्ञान दे रही हैं। दरअसल यूपी कैबिनेट ने कल ही जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी है, लेकिन अगले ही दिन विधायक केतकी सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल हो गया। किससे रक्षा की जरूरत है? 52 जुम्मे होते हैं, कोई रक्षा सुरक्षा की जरूरत नहीं। हर साल ईद बनती है, कोई रक्षा सुरक्षा की जरूरत नहीं। हमारी होली और दिवाली बनती है तो रक्षा सुरक्षा की जरूरत आन पड़ती है। तो यही तो प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर कि आखिर कौन है वो लोग जिनसे खतरा है, और अगर है तो इलाज तो भाई बामुशक्कत होना चाहिए। केतकी सिंह ने मुसलमानों के लिए सिर्फ अलग बिल्डिंग और विंग बनाने की बात ही नहीं की, संभल से लेकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी विरोधियों को सलाह दे डाली। इस देश में जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो भारत की मान सम्मान की इज्जत नहीं करेगा, जो भारत के झंडे की इज्जत नहीं करेगा, जो राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत की इज्जत नहीं करेगा, ऐसे लोगों की दवाई तो हम लोग करने में। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत गरमाई हुई है, लिहाजा विपक्ष ने भी केतकी सिंह पर प्रहार करते हुए कहा कि वो सिर्फ प्रचार पाने के लिए बयानबाजी कर रही हैं। कौन विधायक हैं शायद इनको लोग पहचानते नहीं हैं, इस तरह का देंगी जिससे कि आप विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग अस्पताल बनाइए। अपने खुद की विधानसभा में तो देख लें कि कितने अस्पताल बने हैं। बाकी जो दूसरा बयान है, कोई किसी को किसी त्योहार को मनाने से संविधान अनुसार नहीं रोक सकता है। जाहिर है बलिया में मेडिकल कॉलेज बनने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। इधर महू में हुई हिंसा को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किन लोगों ने बवाल की शुरुआत की। पुलिस ने अब तक 8 एफआईआर दर्ज कर ली है, 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महू का ये वीडियो शहर में हुई हिंसा का सच बयां कर रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि आखिरकार हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। एबीपी न्यूज को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो से साफ पता चलता है कि भारत की जीत के बाद लोग जश्न मनाते हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं। न मस्जिद के बाहर पटाखा फटा, न ही हिंदू पक्ष उग्र होता नजर आ रहा है। लेकिन अचानक ही मस्जिद से लोग बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वहां तोड़फोड़ और उपद्रव शुरू हो जाता है। उपद्रवी पूरी गली में घूम घूम कर बाइक में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूरा माहौल तनावपूर्ण है। उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। सामने जो कुछ भी हाथ लगा उसे नहीं बख्शा। अब पुलिस ने इस वीडियो को जांच के दायरे में ले लिया है। यानी तस्वीरों से साफ जाहिर है कि शहर में उपद्रव करने की योजना पहले से ही बनाई गई थी। सवाल उठता है कि जब लोग शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे तो आखिरकार उपद्रव करके किस साजिश को अंजाम दिया गया। वहीं हिंसा के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। उपद्रव के दौरान जबरदस्त आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। फिलहाल अब शहर में शांति है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं। वहां महिलाओं ने भोजपुरी में गीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं और उनके स्वागत में बिहार के सांस्कृतिक रंगों के संग स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस भव्य स्वागत से बेहद खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल, सबसे खास रहल गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव जवन गीत गवई के प्रदर्शन में देखे के मिलल। इस सराहनीय बा की महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में आजुओ फलत फूलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में अबहियो जीवंत बा। पीएम मोदी ने जैसे ही मॉरिशस की धरती पर कदम रखा, उनके स्वागत के लिए खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी कैबिनेट मौजूद रही। मिनी इंडिया कहे जाने वाले मॉरिशस में पीएम मोदी का ठेठ बिहारी अंदाज में स्वागत किया गया। गीत गवई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत ग्रुप है जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे। पीएम मोदी 2015 के बाद यानी 10 साल बाद मॉरिशस दौरे पर गए हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने बयान देते हुए इसे सागर विजन के तहत अपना दौरा बताया है। आपको बता दें कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में भारत की सैन्य ताकत भी दिखाई देगी। भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग ले रही है। होली का त्योहार आते ही रंग में भंग डालने वाले लोग भी मौके की तलाश में होते हैं। कानपुर में नकली मावा होली की मिठाई को जहरीला बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन घात लगाकर बैठी फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने इनका भंडा फोड़ दिया। रंगों के त्योहार के मौसम में एक बार फिर मिलावट होने की खबर आने लगी है। दरअसल यूपी में नकली मावा तैयार करने का पाप हो रहा था। इन पापियों की धरपकड़ के लिए प्रशासन भी मुस्तैद दिखा और फूड सेफ्टी विभाग ने कानपुर में मिलावटी मावा लिया। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 13 क्विंटल नकली मावा जब्त किया है। इनको रेल बाजार थाने के पास पकड़ा है, जहां पर हमने इनके 8 नमूने लिए हैं और जो खोया जिस तरह की वैन पिकअप गाड़ी में ये लाया जा रहा है, बहुत ही खराब इसका भंडारण है। क्वालिटी भी इसकी ठीक नहीं है। कानपुर में आसपास के जिलों से मावा बिकने के लिए आता है। इसी में ही नकली मावा भी धोखे से लाया जाता है। गुजिया जैसी कई तरह की मिठाई बनाने में मावा इस्तेमाल होता है। हाल ही में खाद्य विभाग को नकली मावा की जानकारी मिली थी। जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात और औरैया से मिलावटी मावा बिकने के लिए कानपुर लाया जा रहा था। काफी बड़ी मात्रा में जो हमें डाउटफुल मटेरियल था, जो शुद्ध नहीं था या जो ऐसा मटेरियल था बासी था या सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं था, उसको हम लोगों ने नष्ट भी कराया है। और प्रयास ये है कि होली के शुभ अवसर पर लोगों को जो भी खाद्य सामग्री मिले वो सुरक्षित हो और स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों के अनुकूल हो। जांच टीम ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी तरह से मुस्तैद है जो आम लोगों की खुशियों के रंग में भंग डाल रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों में प्रतियोगिता बढ़ने वाली है। बड़ी खबर यह है कि एयरटेल ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ हाथ मिला लिया है। यह महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों के बीच हुई है। तो बड़ी खबर, एयरटेल ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए अपने ग्राहकों को यह बड़ा फैसला लेते हुए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ हाथ मिलाया है। एयरटेल और मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच ये महत्वपूर्ण समझौता, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए ये करार। अरे बिहार वालों, जाग जाओ, छुआछूत की जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।
तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे तो बिहार में करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय सिया राम। क्या बिहार में सत्ता तक पहुंचाने वाली सियासत अब नई डगर पर है? क्या अब तक जिस सियासी ट्रैक पर बिहार की राजनीति चल रही थी वो ट्रैक चेंज होने वाला है? क्या इसी की आशंका से बिहार में खलबली मची हुई है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा ने बिहार में जो राग छेड़ दिया है वो बिहार की परंपरागत राजनीति से अलग है। 90 के दशक से बिहार में वही सत्ता में पहुंचा जो जातीय सियासत को साधता रहा, लेकिन बाबा बागेश्वर की कथा में हिंदू एकता और यूपी बिहार में पदयात्रा की बात छेड़कर हलचल बढ़ा दी है। आज के इस खास कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के बयान से होने वाली सियासी हलचल को समझेंगे और बताएंगे कि उनकी मौजूदगी से किसे लाभ होगा और किसका नुकसान। गजवाए हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर सरकार की। हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। बिहार की धरती पर 5 दिनों तक बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए ऐसे ही अलख जगाते दिखे। संत भगवान सभी दिव्य आत्मा भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यूपी और बिहार में पदयात्रा का ऐलान कर दिया। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे तो बिहार में करेंगे। और ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, बिहार को बांटना चाहते हैं। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करें। बाबा बागेश्वर के बयान इन दिनों बिहार की सियासत के केंद्र में है। तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ, बिहार के लोगों जब हम एक होंगे। बाबा के बयानों पर हो रही सियासत पर बात करने से पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी वजह से विपक्ष की परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के बांका से गोपालगंज तक हनुमंत कथा में जात पात छोड़कर हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प लेने का आह्वान करते रहे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बाबा बागेश्वर का मुख्य पड़ाव गोपालगंज था। उन्हें सुनने लाखों लोग पहुंचे थे। भव्य पंडाल में बड़ा जनसैलाब उमड़ा था। यूपी की सीमा पर स्थित होने की वजह से भीड़ काफी बढ़ गई थी। पंडाल के अंदर जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा बाहर खड़े थे और बाबा बागेश्वर अपने अंदाज में उन्हें हनुमंत कथा सुना रहे थे। मेरे पागलों, बिहार के लोगों, हम तुम्हें हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। हम राम जी के चरण ना पकड़ पाए, अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो हनुमान जी भी मिल जाएंगे और हनुमान जी के चक्कर में राम जी भी प्राप्त हो जाएंगे। 5 दिन की बिहार यात्रा में आचार्य धीरेन्द्र बांका भी गए। वहां उन्होंने यज्ञ और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। बांका में भी लोगों में दीवानगी देखी गई। एक झलक पाने के लिए लोग उनके आगे पीछे दौड़ते दिखाई दिए। खुली गाड़ी में सवार होकर बाबा भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और भक्त जयकारे लगा रहे थे। इस तस्वीर को देखिए, लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं। वहीं हजारों मोबाइल से लोग उनका वीडियो बना रहे थे। इस भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। मेरे पागलों, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। बात बहुत सीधी सी है। रावण को जब राम जी ने मारा और बाण नाभि में लगा तो रावण गिर पड़ा।
रावण जब गिर पड़ा तो राम जी सामने खड़े थे। रावण बात करते हुए कहता है, राम मैं शक्तियों में भी तुमसे बड़ा हूं, बस मेरी हार का एक ही कारण है। राम जी ने पूछा क्या? रावण कहता है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस यही कारण है। धीरेन्द्र शास्त्री कथा के जरिए हिंदू एकता का आह्वान करते दिखे, लेकिन जात पात पर करारा तंज। भारत के हिंदुओं, एक व्यक्ति ने आज हमें सुबह संदेशा भेजा, दिल्ली से फोन लगाया, बोले महाराज जब भारत में 80% हिंदू रहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? हमने कहा ठटरी के बरे, यहां या तो ब्राह्मण रहते हैं या क्षत्रिय रहते हैं या वैश्य रहते हैं या फिर सेवक रहते हैं। जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवकों के गुमान और मान ये वर्णों से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 दिन तक हनुमंत कथा की और हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई। जाति को छोड़कर एकजुट होने की अपील की, तो इससे किसको परेशानी हो सकती है? क्यों विपक्ष उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहा है, जबकि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में कोई समर्थन नहीं मांगा, सिर्फ हिंदुओं की बात की। इन विरोधों को देखकर यहां सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में यूपी, बिहार में उनकी पदयात्रा से विरोध करने वालों की सियासी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अगर हिंदू एकजुट हो गए तो बिहार की सियासी तस्वीर बदल सकती है। क्या बात इसी बात का डर है? बिहार में 5 दिन तक बाबा के कार्यक्रम और बयानों को लेकर सियासत होती रही, लेकिन जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री ने विपक्ष की सिरदर्दी और ज्यादा बढ़ा दी। और जब 1947 में भारत एक मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया, तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए? हमने ये अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे, फिर बिहार में करेंगे। बिहार में कथा के बाद अब यूपी की बारी है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश से शुरू हुई उनकी यात्रा यूपी होते हुए बिहार पहुंचेगी। और जब 1947 में भारत एक मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया, तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए? हमने ये अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे, फिर बिहार में करेंगे। हमारा साथ भर दो। यानी जाति के पिच पर सियासी मैच खेलने वालों के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू है, वह सबूत देगा कि हम हिंदू है। किस आधार पर वह हिंदू है? लोग अगर हिंदू रहेगा तो वह अपने मुंह से बार बार काहे साबित करेगा कि हम हिंदू हैं? इससे स्पष्ट होता है कि यह खुद हिंदू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सनातन जिससे मजबूत हो उसका समर्थन करेगी। देश ही हिंदू देश है तो देश से बाहर है बिहार। बाबा को लेकर सियासी विवाद 2023 दौरे को लेकर भी हुआ था, जब बाबा ने पटना में लव जिहाद का मुद्दा उठाया। इस बार विवाद तब ज्यादा बढ़ा जब 5 मार्च को वैशाली में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा सुनाने 6 मार्च को बिहार के गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया। बाबा का कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ था कि बिहार में सियासी बयानबाजी होने लगी। सबसे पहला हमला गोपालगंज के आरजेडी विधायक ने किया और जवाब बीजेपी की ओर से आया। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के रिजल्ट आप लोगों ने देखा। टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। अगर हिंदुओं से इतना नफरत है तो आप जाके इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। इस सियासी युद्ध में कथा के मंच से बाबा बागेश्वर भी कूद पड़े और विरोध करने वालों से पूछा कि उनकी कथा से क्या दिक्कत है। हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। चारों ओर से सियासी हमला होने के बाद बाबा ने मंच से फिर एक बार हुंकार भरी।
और कहा कि जिसमें दम है रोक कर दिखाए। आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करें, और रोकोगे हम और कथा करें। आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे, फिर रोकोगे मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। विरोध के स्वर के बीच बाबा बागेश्वर अपनी मुहिम में लगे रहे और गोपालगंज की धरती से बार बार हिंदू एकता की बात करते रहे। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। पहले विपक्ष के स्थानीय नेताओं ने बाबा के हिंदू राष्ट्र के राग पर आपत्ति जताई, फिर बड़े नेता मैदान में कूद पड़े। एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, इनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल है। ये जो एक ठोक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। पप्पू यादव और राबड़ी देवी का बयान बाबा के बांका में जातिवाद के खिलाफ दिए बयान के बाद आया। गोपालगंज में कथा के बीच बाबा बांका भी गए थे। मंदिरों के बाहर लिखा है जूते चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा हुआ मिले कि जात पात बाहर छोड़ करके आइए। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण से चलती है। ऐसे में बाबा का हिंदू एकता के लिए बात करना विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। वो दिल्ली में बैठा बाबा है ना, वो दाढ़ी वाला, उसी का ये सब चेला लोग है। उसी के आदेश पर वो बीजेपी का काम कर रहा लोग। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के भूखे हैं, इसलिए सनातन का विरोध कर रहे हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, पप्पू यादव भी और आरजेडी भी एक ही मानसिकता के हैं। दोनों एक ही वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू सम्मान, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू आध्यात्म और सनातन संस्कृति से इनका विरोध है। ये वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा करते हैं, मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। वहीं आचार्य धीरेन्द्र ने ऐसे आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने दो टूक कहा कि उनका काम किसी को जिताना या हराना नहीं है। ओ भैया, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है। हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। सवाल है कि क्या हिंदू जगाने के लिए बाबा अपनी यात्रा बिहार चुनाव से पहले करेंगे? क्या उनकी यात्रा यूपी होते हुए उस वक्त बिहार पहुंचेगी जब चुनाव का प्रचार चरम पर होगा? अगर ऐसा हुआ तो बाबा को लेकर आगे और भी सियासत होना बाकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।